ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की वॉर जोन से। लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का बड़ा हमला हिजबुल्लाह की सुरंग पर। एयर स्ट्राइक किए धमाकों से हिजबुल्लाह की सुरंग ध्वस्त कर दी। और लेबनान की तार में भी बारूदी प्रहार को लेकर खबर है, जहां हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और आईडीएफ ने एक रिहायशी इमारत पर बमबारी की है। ये देखिए तस्वीर। हमले में इमारत पूरी तरह तबाह। और गाजा में हमास का आईडीएफ पर प्रहार। हमास का दावा, मरकवा टैंक किया तबाह। जबालिया इलाके में नष्ट किया टैंक। जबालिया में आईडीएफ हमास के बीच भीषण जंग। अब ईरान पर फिर हमला करेगा इजराइल और नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का होगा ये बदला। कैबिनेट ने जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है और ईरान पर नए सिरे से हमले को लेकर किया गया है एक बड़ा फैसला। या तो सवाल यही है कि क्या बदला अभी भी बाकी है? क्या एक और बड़ा हमला होने वाला है ईरान के ऊपर? 1 अक्टूबर और 26 अक्टूबर, ये 2 तारीखें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए क्या क्या हुआ था और किस तरीके से स्थितियां बदली थी। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइलों से हमला किया और 26 अक्टूबर को इजराइल ने 100 फाइटर जेट्स के साथ लड़ाकू विमानों के साथ प्रहार किया। हालांकि 19 अक्टूबर रवि जब नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई और नेतन्याहू के घर पर हमले का जवाब अभी बाकी है, इसलिए अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि नए सिरे से एक बार फिर से अटैक की तैयारी है। बिल्कुल, सवाल यह कि क्या ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल? तो जवाब इसका संभव है, क्योंकि सुरक्षा कैबिनेट ने बदले की कार्रवाई पर मुहर लगा दी है, यानी कि अप्रूव कर दिया है। हालांकि इसमें खास बात यही कि बदला 26 अक्टूबर के हमले से बिल्कुल अलग संभव माना जा रहा है। सुरक्षा कैबिनेट में बदले की कार्रवाई को लेकर कई घंटों तक बहस हुई, कई घंटों तक चर्चा हुई। क्या अगली बड़ी कार्रवाई बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगी या कुछ अलग होने वाला है? क्योंकि इजराइल हमेशा सरप्राइज करता है अपने तरीके से हमले के। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं और साथ ही सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, आप ही से सबसे पहला सवाल, क्या इस बार कुछ और सरप्राइज देने वाला है इजराइल? क्योंकि अभी तक के अगर हम हमास से शुरू करें और 1 साल की इस यात्रा, इस युद्ध की यात्रा की बात करें, हर बार अपने तरीके और हमले से इजराइल ने चौंकाया है। देखिए, बिल्कुल अभी के जो सरप्राइज ईरान को मिला है वही इतना बड़ा है कि ईरान अभी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। ईरान को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार एक स्ट्राइक्स में एक दिन के अंदर उनकी सारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को किस तरीके से बर्बाद कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उनकी जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी फतेह 1 मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जिसको लेकर ईरान कहता था कि हमारे पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, उसको भी टारगेट कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर ईरान अभी इस समय बहुत बड़े सरप्राइज में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल ने यही एक बड़ा सरप्राइज ईरान के लिए रखा हुआ। आप मान के चलिए कि जब उन्होंने ये ऑपरेशन किया होगा तो कई और प्लान भी तैयार किए होंगे और निश्चित तौर पर इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद अब इजराइल इस तैयारी में होगा कि अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आएगा तो फिर आगे कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है, कैपेबिलिटीज है जो ईरान की इजराइल को बर्बाद करनी है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है सुमित कि किस तरीके से इजराइल की संसद से नेतन्याहू ने ललकार की है। ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू की चेतावनी को लेकर खबर जानिए, जहां इजराइल ने ईरान में मौत की फैक्ट्री पर अटैक किया, इजराइल को नुकसान पहुंचाने वाली फैक्ट्री पर हमला और ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अटैक। और नेतन्याहू यही नहीं रुके। नेतन्याहू की ईरान को परमाणु धमकी, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे।
ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट पर भी हमला, ये कहा है नेतन्याहू ने। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि नेतन्याहू ने इस तरह के बयान या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से नेतन्याहू ने ललकारा है, लेकिन ये बात कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ये एक एडिशन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब एक नई रणनीति, एक नई तरीके की स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है नेतन्याहू की। क्या कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से, विस्तार से जानने के लिए चलते हैं सुरभि के पास। तो जिस रणनीति को लेकर इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी पर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमले के बाद पहली बार नेतन्याहू का यह बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि ईरान पर कैसे हमला किया, कहां हमला हुआ। ईरान पर जवाबी हमलों पर, ईरान में मौत कारखाने पर हमले की बात कही है। हम पर जहां से हमला हुआ उसे निशाना बनाया, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तबाह किया, एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। और नेतन्याहू का यह बयान, हालांकि परमाणु हथियारों पर, जहां ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, यह बात भी नेतन्याहू की तरफ से की गई है। लेकिन अब त्रिपाठी सर, सवाल आपसे इसी आधार पर कि क्या परमाणु हथियारों के नाम पर ईरान पर बड़े हमले इजराइल करेगा? सवाल यह भी कि क्या ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे नेतन्याहू? क्योंकि इस वक्त यह साफ हो गया है कि ईरान की इसी बढ़ती क्षमता को टारगेट करने का मन नेतन्याहू बना चुके हैं। त्रिपाठी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अभी जो तेलेगन 2 जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर अटैक हुआ, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने पहले ही बोल रखा था कि यहां पर काफ़ी पहले से ईरान ने एक ऐसा रिसर्च फैसिलिटी बना रखी थी और जिसमें वो काफ़ी आगे बढ़ रहा था। और अगर आप 2 महीने पहले पीछे जाएं तो कहा जा रहा था कि 2 से 3 हफ्ते में कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है ईरान इसकी। लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं आपको 1981 में ले चलता हूँ, जबकि इराक में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे थे वहाँ पर, और उस समय मेनाशम बेगिन प्रधानमंत्री थे इजराइल के, और उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया था। ये कहा था कि हम अपने आसपास ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनने देंगे, और वो ले करके वो चल रहे हैं। इवन गोल्डा मेयर जब फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया था। तो इजराइल इस रास्ते पर चल रहा है और काफ़ी समय तक पहले से इजराइल कह रहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे, और ये अभी भी वही पॉलिसी लेकर के नेतन्याहू भी चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा था कि जो 6 के 6 इनके एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जहां पर एक कैपेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, उनको ये ज़रूर अटैक करेंगे, जो इन्होंने अभी नहीं किया, सिर्फ एक पर किया है। इसके साथ ही इन्होंने खोजिर में, जहां पर कि लार्जेस्ट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इनकी कैपेबिलिटी है, वहां भी इस बार अटैक किया हुआ है जी। तो वो जो मिला करके अगर देखें तो इसी रास्ते पर जा रहे हैं नेतन्याहू कि इनको जो है हम परमाणु कैपेबिलिटी या जो एटॉमिक पावर बनना चाहते हैं वो नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, और ये अपने आप में ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल वही भाषा है जो अमेरिका की भाषा रही है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और देखिए, हिजबुल्लाह के गढ़ पर आईडीएफ ने हमला किया है और तस्वीरें भी सामने आई है उस हमले की। हिजबुल्लाह के ठिकानों से हथियार भी जब्त किए गए हैं। कफर किला हिजबुल्लाह का हथियार डिपो और ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये हथियार जब्त किए गए। ये देखिए तस्वीरें, कितनी बड़ी मात्रा में इन हथियारों को जब्त किया गया। घर से मिला हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा, यही सबसे बड़ी चुनौती भी है आईडीएफ की, क्योंकि यहां पर अलग अलग जगहों पर हथियारों को छुपाकर रखा गया है, रिहायशी इलाकों में हथियारों को रखा गया है, और इस तरह से इस ग्राउंड ऑपरेशन में एक एक करके ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह से ये हथियार बरामद किए जा रहे हैं। ये देखिए हथियार जो आईडीएफ ने बरामद किए। और ईरान पर हमले को लेकर अब गिलन का बयान भी सामने आया है। इजरायली हमलों में कमजोर हुआ ईरान के एयर डिफेंस रडार पर सटीक हमला, और ईरान पर हमारा जवाबी हमला सटीक था। तो अब जिस तरीके से अभी तक ईरान को टारगेट किया गया है, उसी के तहत ये बयान सामने आ रहे हैं कि जिस जगह पर हमलों को अंजाम दिया गया वो सटीक था। एग्जैक्ट लोकेशन, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखते हुए जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है, उसी आधार पर यह कहा गया कि ईरान के एयर डिफेंस और रडार पर सटीक हमला करने में कामयाब रहे।
तो अरब में शक्ति संतुलन और विध्वंस का नया चरण, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं बन रही हैं आगे युद्ध की, हमले की, वो अपने आप में बता रहा है कि ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। योव गैलेंट का दावा क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। इजराइल के हमलों में ईरान कमजोर हुआ है, ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। योव गैलेंट की तरफ से जिस तरह से स्ट्रैटेजिक अटैक किए हैं उसमें ईरान काफी कमजोर हुआ है। हालांकि गैलेंट तो दावा रवि यही कर रहे हैं कि ईरान की मिसाइल और एयर डिफेंस शक्ति को खत्म करने में वो कामयाब रहे हैं। यहां तक कि वायुसेना का ईरान में सटीक और ताकतवर हमला था ये। बिल्कुल, ईरान पर हमला शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव है। वो कह रहे हैं जंग में इजराइल पूरी ताकत से बना हुआ है। इसके मायने क्या है, इसके अर्थ क्या है, वो भी देख लीजिए। जवाबी हमलों को कमजोर बताने वाले ईरान को ये अपने आप में एक जवाब है। हालांकि ईरान को धमकी ताकि दोबारा हमले की वो हिमाकत ना करे, लेकिन इजराइल विनाशक जवाब देता है और दुश्मनों को ये सीधा संदेश माना जाता है। तो ये सारी बातें और इसमें छुपे हुए अपने संदेश, वीके चतुर्वेदी सर, एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है इजराइल का, इजराइल की जो लीडरशिप का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, हर हमले के बाद नए हमले की तैयारी, और ये बताना, ये दिखाना, ये जताना कि हम जहां जैसे और जिस तरह से चाहें ईरान को कमजोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रवि आपने। ईरान और इजराइल की अगर आप कंपैरिजन करें तो जो स्ट्रेंथ्स हैं इजराइल की, वो है सर्विलेंस, वो है इंटेलिजेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक। और जब भी वो कोई इफेक्ट फायर करता है या रिटेलिएट करता है, इट इज़ फायर फॉर इफेक्ट। ऐसे ही बेकार में अपना एमुनिशन बर्बाद नहीं करता। इस वक्त भी देखिए जिस तरह से ईरान के ऊपर उसने हमला किया है, एक सेफ एयर कॉरिडोर बनाया, उसमें ले जाके जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी होती है, जो रडार्स वगैरह, उस सबको डिस्ट्रॉय किया, और डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस कैपेबिलिटी वह भी किया, जो उनके मिसाइल्स वगैरह जो एयर डिफेंस के, तो दोनों को करके उसके बाद उसने वो जो सॉलिड फ्यूल की जो फैक्ट्रीज थी जो मिसाइल के लिए थी उसको बर्बाद किया है। और अब आप देखें अगर इजराइल का जो आत्मविश्वास जो आपने बात की है, वाकई में वो ऊपर है। और इजराइल की जो पॉलिसी है वो केवल ये है कि वी विन एंड देन नेगोशिएट, दैट इज़ द पॉलिसी। दे डू नॉट से कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, it is always win and then negotiate, and that is what they are going to achieve. And I have no doubt इज़राइल जो अभी अमेरिका ने उनको बोला है कि इसके बाद आप दोबारा अटैक नहीं करें ईरान पे, ये अच्छा नहीं होगा, वी विल नॉट सपोर्ट यू, लेकिन ये सब ऊपर दिखावा है, एम्बिगुइटी है टोटल ये क्रिएट करने के लिए कि अमेरिका की क्या मंशा है। लेकिन अंदर से इज़राइल जो चाहेगा वो करेगा, कम वॉट में, डिस्पाइट अमेरिका, डिस्पाइट एनीबडी, जो उसके अस्तित्व के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ही इज फाइटिंग अ वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान भी सीधे तौर पर इजराइल को टारगेट नहीं करना चाहेगा, यही अगला सवाल भी करूंगी, क्योंकि अब इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान भी है। और ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की धमकी को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां 1 अक्टूबर को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 था। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए गए हैं। भारद्वाज सर, अब सवाल इसी आधार पर, जाहिर सी बात है ईरान भले ही हम अभी तक ये देख रहे हैं कि प्रॉक्सी ज्यादा एक्टिवेट हो चुके, इग्नाइट होते हुए हमलों को इजराइल का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान की भी तो अपने स्तर पर तैयारी। देखिए, इसको 2 पर्सपेक्टिव से देखिए। पहला जो है कि इजराइल क्या करना चाहता है, वो एक्चुअली इनके 3 टारगेट है। वो खाली इजराइल का नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का भी, ये मिडिल ईस्ट के जिसमें सऊदी अरबिया, यूएई सारे कंट्रीज़ हैं, कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उसको ख़त्म कर। पहला टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट, अमेरिका, इजराइल, बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनना देना चाहते। दूसरा जो टारगेट है कि जो इनका मिसाइल और जो ड्रोन जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसकी सप्लाई किसको हो रही है? रशिया को हो रही है, चीन को हो रही है, बाकी लोगों को हो रही है। तो इनको जो इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको भी ख़त्म करना दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट आपने बिल्कुल करेक्टली कहा कि जो इनके प्रॉक्सीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट में या इजराइल के ख़िलाफ़ जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें सीधा सीधा हिजबुल्लाह है, इनडायरेक्टली हूती है, और बाकी जो इस्लामिस्ट मिलिशिया हैं जो इराक में, सीरिया में, इनको ख़त्म करना। तो तीनों टारगेट इजराइल के हैं, और इसमें समर्थन ना केवल अमेरिका का, बाकी जो मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्री जो साइलेंटली देख रहे हैं उनका भी समर्थन है। दूसरा बात जहाँ पर ईरान की बात है, ईरान का
जो महत्वाकांक्षा है कि मैं इस मिडिल ईस्ट में अपना एक वर्चस्व हो और ईरान एक पावर के रूप में हो, और जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है जो आज तक अमेरिका और सऊदी अरबिया देख रहा है, वो चीन और रशिया और ईरान, ये बाकी जो रोग स्टेट है उसमें मिल के मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा करे और ये कंट्रोल करे ऑयल प्राइसेस को, ऑयल एक्सपोर्ट को, और ये निश्चित करे कि अरेबियन सी या इंडियन ओशन सी में कौन डोमिनेट किया। तो ये लड़ाई जो है ये बड़ी लड़ाई है, छोटे स्तर पे लड़ी जा रही है, और अगर ये खत्म नहीं हुई तो ये मान के चलिए कि बड़ी लड़ाई बहुत बड़ी होती चली जाएगी। और उसी में ही साइलेंटली देखिए, आप ये देखिए, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट है, बाइडन और ट्रंप, दोनों की नीतियों में कोई फर्क नहीं है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में। दोनों यानी आप कह रहे हैं कि अगर इसका विस्तार हुआ तो विस्तार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और दुनिया के कई बड़े देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। और देखिए, ईरान की फिर इजराइल को चेतावनी सामने आई है। ईरानी सेना के प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा, हमले के गंभीर और अकल्पनीय परिणाम होंगे। ईरान पर इजराइल का हमला नाकाम, यानी कि जो दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है उसके ठीक उलट ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईरान पर यह जो हमला था वो सफल नहीं हुआ। अब सवाल ईरान के प्रतिशोध को लेकर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह बड़ी बात जानिए, क्योंकि अब ईरान से इजराइल को लगातार जिस तरीके से चेतावनी मिल रही है उसी के तहत इंपॉर्टेंट यह है समझना, जहां खमेनी, सेना प्रमुख, विदेश मंत्रालय रवि लगातार धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल, इजराइल को सबक सिखाना होगा, यह खमेनी ने कहा है, और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इजराइल पर हम अभी हमले करेंगे, यही संकेत है। हुसैन सलामी जो कि IRGC के चीफ है, वो क्या कह रहे हैं? इजराइल पर अकल्पनीय हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा। हालांकि इस्माइल बाघाई जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से भी जवाबी हमले को लेकर यह बात कही गई कि निश्चित तौर से हमलों को अंजाम तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें अब इराक ने इजराइल के खिलाफ UN में जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई है उस आधार पर भी बात समझनी जरूरी है। रवि, और हमले के लिए इराकी एयर स्पेस के इस्तेमाल की शिकायत भी की गई है, क्योंकि हमें याद होगा कि सारे जो फाइटर जेट्स थे वो इराक के एयर स्पेस से होकर गुजरे थे। तो ये तमाम चीजें हैं। ईरान का ये दावा कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, जिसकी कल्पना इजराइल नहीं कर सकता। सुमित, अब सवाल ये है कि एक लंबी लड़ाई, ईरान के रियाल की देखें स्थिति, तो भारतीय करेंसी के हिसाब से भी वो बहुत पीछे, यानी 1 रुपए और 500 रियाल के बराबर की स्थिति है। तेल, कच्चे तेल की कीमतें अचानक से ड्रॉप हो रही हैं। क्या वाकई में ईरान किसी लंबी लड़ाई में जाने के स्थिति में है, तब जबकि कितने सारे सैंक्शंस वो झेल रहा है और इतने सारे प्रॉक्सीज को भी पाल के रखा है? देखिए, एक बात तो तय है रवि की ईरान की और इजराइल की अदावत या आपस में जो विरोध है ये अभी का नहीं है, बहुत लंबे समय का, और इसी वजह से ईरान ने ये प्रॉक्सीज को क्रिएट किया था। ईरान को ये उम्मीद थी कि हमेशा इन्हीं प्रॉक्सीज की मदद से वो इजराइल पर एक दबाव बना के रखेगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये प्रॉक्सीज थे, लेकिन हुआ क्या कि ईरान इनको कंसोलिडेट नहीं कर पाया, ईरान इनको इकट्ठा नहीं कर पाया इस ताकत को, और यही वजह थी कि इजराइल ने इन ताकतों को एक एक करके मार गिराना या फिर इनको न्यूट्रलाइज करना, इनको तोड़ना शुरू कर दिया। अब ईरान की हालत यह है कि ईरान के इकोनॉमिक सैंक्शंस उस पर बहुत हावी हैं, उसके न्यूक्लियर प्लान का बोझ उस पर बहुत ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह उसके अपने वजूद का बोझ उस पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह कि ईरान सीधे तौर पर लंबी लड़ाई में नहीं जाना चाहता, और ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम्स को या फिर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर्स की पूरी कमांड को ये पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सिविल वॉर या सबसे बड़ी सिचुएशन उनके अपने ही अपने क्षेत्र में फैल जाएगी, और इसी वजह से ईरान बहुत फूक कर बहुत लिमिटेड वे के अंदर एक्शंस कर रहा है, बहुत पूरी तरीके से वॉर में ईरान भी नहीं जाना चाहता। लेकिन इस आधार पर बात करने से पहले आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, और वो है इजराइल की हमलों की तैयारी को लेकर और ईरान से तनाव के बीच इजराइल की तैयारी को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, उसमें एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है, रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने की तैयारी में है, और इजराइल नई लेजर रक्षा टेक्निक भी तैयार कर रहा है। हालांकि आयरन बीम लेजर सिस्टम विकसित करने को लेकर इस वक्त खबर है। तो इजराइल अपने लिए नया रक्षा कवच तैयार कर रहा है। क्या है ये नया डिफेंस सिस्टम, नया हथियार? देखिए, आयरन बीम, और अगर बात करें इसकी कैटेगरी की तो एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम है ये, जिससे वो अपनी हवाई सुरक्षा करना चाहता है। हालांकि दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट करेगा, इसमें ये कारगर है, और इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन के ड्रोन को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, मिसाइल हमले को नाकाम भी करेगा।
रणनीति क्या है? तो ईरान हिजबुल्लाह हमास के हमले को रोकेगा ये और यमन से हो रहे हमलों को नाकाम करेगा। कुछ खास बातों पर गौर कर लें। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम से करार। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने $534 मिलियन के समझौते को लेकर जिस तरीके से जानकारी साझा की है, त्रिपाठी सर, ये सवाल इसलिए भी इस आधार पर क्योंकि इन तमाम क्षमताओं और इजराइल की स्ट्रेंथ के बीच हकीकत तो ये है कि हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर इजराइल के अंदर टारगेट हमले कर चुका है और कहीं ना कहीं उसकी इन्हीं क्षमताओं को भी सवालों के घेरे में प्रॉक्सीज नहीं कर दिया। बिल्कुल लाजमी। देखिए, जो हिजबुल्लाह था, हम पहले से ही कह रहे हैं कि वो एक आर्मी है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमास की तरह। प्रॉपर आर्मी है, उसका आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवल फोर्स है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हमने काफ़ी पहले बात की थी। उसके 2 लाख के आसपास उसके फाइटर्स हैं, या सोल्जर्स तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रॉपर आर्मी अगर नहीं डिक्लेयर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ड्रोन्स का मामला आया है या रॉकेट्स, कहा जा रहा है कि 20,000 रॉकेट्स तो ऑलरेडी हिजबुल्लाह ने रखे हुए थे अपने पास, और ये रॉकेट्स तो काफ़ी मात्रा में एक साथ इजराइल के ऊपर जब उसने दागा, तब जाकर के जो आयरन बीम सिस्टम है वो हर एक को नहीं ले पाया, कुछ तो जरूर इजराइल में चले गए। लेकिन अभी जो आप हम बात कर रहे हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की, वो डेवलप कर उस एक सुरक्षा प्रणाली लगा रहे हैं कि मैक्सिमम सारे नहीं तो कम से कम 90% से ज़्यादा जो ये ड्रोन्स आए या मिसाइल्स आए उनको टारगेट कर सकें, उनको रोक सकें, हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकें। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ भी देखना ज़रूरी है कि हिजबुल्लाह की जो है ताकत, उसको अभी भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। हालांकि जो उनके पहले हैं टॉप लीडर्स सारे मारे जा चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 7 इनके लीडर्स और कंपनी कमांडर्स मारे जा चुके हैं। तो एक बड़ी समस्या तो है ही लीडरशिप के हिजबुल्लाह के, चतुर्वेदी सर। लेकिन अब चूंकि हमले हिजबुल्लाह जो ताकत के साथ करने थे वो कर चुका है, ईरान भी कर चुका है, हुतीज ने भी रॉकेट से फायर किए, क्या अपने लूप होल्स को इजराइल ने अब तक चेक नहीं किया होगा और अपना एयर डिफेंस और बेहतर नहीं किया होगा? आप इसे कैसे देखते हैं? देयर इज नो डाउट इस लड़ाई में इजराइल ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और उस पर एक्शन भी लिया होगा। अब जो एक बार इन्होंने 200-300 रॉकेट्स एंड मिसाइल्स तेल अवीव के पास, हाइफा के पास से डिस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत किया है, उसका भी उसने ज़रूर रिएक्शन हुआ होगा। उसने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत किया होगा। 3rd एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से एक बैटरी के स्ट्रेंथ के करीब आ रहा है, तो वो भी जो जहाँ पे गैप्स होंगे उनको भरेगा। वो सब इजराइल ने ज़रूर किया होगा। दे आर अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। वहाँ पे हर जो नागरिक है ही इज़ अ सोल्जर। वेयर एज हिजबुल्लाह और ये हमास वगैरह, ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एन आर्मी, जस्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। द डे अगर इनको अच्छी तरह से हिट किया जाएगा, they will start breaking वो even if they cannot be compared, चतुर्वेदी सर, but the matter of fact is कि कहीं ना कहीं इजराइल को भी तो इन्होंने अलग अलग फ्रंट पर उलझा कर रखा है। क्योंकि पहले हमने देखा कि किस तरीके से गाजा में ही इसी टनल नेटवर्क की वजह से लंबे ऑपरेशंस को इजराइल ने अंजाम दिया। अब वही चीज हम हिजबुल्लाह के गढ़ में भी देख रहे हैं, जहां खबरें लगातार आ रही है कि हिजबुल्लाह की टनल में भी अब लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और आईडीएफ चीफ जो कि हर्जी हलेवी हैं, उन्होंने बाकायदा अब हिजबुल्लाह की ये सुरंग की तस्वीरें भी दिखाई हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, उन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस का दायरा इस कदर बढ़ चुका है कि सीधे तौर पर आईडीएफ के टारगेट पर अब हिजबुल्लाह के गढ़ में मौजूद यही टनल नेटवर्क है। ये वो टनल नेटवर्क है, वो सुरंगें हैं जहां पर हिजबुल्लाह के हथियार बरामद किए गए हैं। और लेबनान में सीमा के पास जिस तरीके से ये टनल मिल रही हैं, उनकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। यानी इन्हीं प्रॉक्सी से, इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ लगातार लड़ाई में इजराइल भी तो हर फ्रंट पर इस वक्त जूझ रहा है। तो देखिए, आईडीएफ चीफ पहुंचे हैं हिजबुल्लाह के टनल में। हिजबुल्लाह का ये पाताल लोक है, जमीन के नीचे से ही अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने की पूरी योजना रही है। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो देखिए। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की सुरंग और आईडीएफ चीफ ने टनल का चप्पा
चप्पा देखा, टनल में क्या दिखा? तो आधुनिक हथियारों का जखीरा नजर आया, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स नजर आए। लड़ाकों से संपर्क के लिए संचार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम यहां डेवलप किया गया। लड़ाकों के रहने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी यहां पर नजर आई। आईडीएफ ने क्या कहा है? तो बड़ी जंग की तैयारी में था हिजबुल्लाह, और उससे पहले ही आप देखिए कि आईडीएफ ने अपने इस ऑपरेशन के तहत उन टनल्स तक अपनी रीच बनाई, वहां पहुंचे, उसे सैनिटाइज किया। तो हमास से जो जंग चल रही थी उसमें भी टनल्स एक बड़ी चुनौती, और अब देखिए हिजबुल्लाह के भी टनल्स हमें यहां पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जहां आईडीएफ चीफ खुद पहुंचे। चतुर्वेदी सर, इस बात पर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे, बताइए। मैं ये कह रहा था कि जो हिजबुल्लाह है जी, इसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, उसके ट्रेनिंग वगैरह से ये लोग कुछ लोग इकट्ठे करके दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडिंग आर्मी। राइट। एंड इजराइल जो है एक वेल ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस है, प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। ठीक है, टनल वगैरह बनाई हैं, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी कैजुअल्टीज हो रही हैं, ये बिल्कुल अगर आप देखें, आप कोई सोच भी नहीं सकता था कि 41,000 के करीब कैजुअल्टीज हुई हैं इस लड़ाई में। दिस इज एबनॉर्मल है। इस एक साल की लड़ाई में 41-42 हज़ार लोगों का खत्म हो जाना इट्स नॉट कोई छोटी संख्या नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ, और पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है, इनकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज खत्म हो गई है हिजबुल्लाह की, सो इज हमास की। दोनों बिल्कुल वीकलिंग फोर्सेस हैं। ईरान जब तक उनको मदद नहीं करेगा, कुछ दिनों में ईरान की भी सहायता इनको बंद हो जाएगी, तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। बट ये कहूँगा कि एक नॉन स्टेट एक्टर अच्छी फोर्स है, इतना मैं नहीं गिराना चाहता कि बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन दे आर ए फोर्स टू रेकन विद। दे हैव डन समथिंग, दे हैव फॉट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर उनको हम एक दर्जा दें एक प्रोफेशनल आर्मी का, तो वो मैं सोचूंगा कि सही नहीं होगा। बिल्कुल, और ये कम से कम अंतर भी इस लड़ाई में हमें दिखा है कि प्रोफेशनल आर्मी जो इजराइल की है, आईडीएफ है, उसके लड़ने के तरीके में और बाकी हिजबुल्लाह, हमास हो, हूती हो, उनके लड़ने के तरीके में क्या फर्क है। और देखिए, ईरान पर इजराइल की सीरिया को धमकी, और ईरान को समर्थन देना छोड़ दो, ये सीरिया को धमकी दी गई है। ईरान को समर्थन दिया तो सरकार गिरा देंगे, हिजबुल्लाह को भी समर्थन न देने की धमकी। हमारी बात मानोगे तो अरब से संबंध अच्छे होंगे, और I-24 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो सीरिया में हमें याद होगा कि जब हमले किए गए थे ईरान पर, तो सीरिया में भी बॉम्बिंग हुई थी। भारद्वाज सर, ये क्या है? मतलब आप सीधे तौर पे क्या इसको बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं जो यूएस की वॉर डिप्लोमेसी होती है कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये तो आर पार की लड़ाई जिस तरीके से इजराइल लड़ रहा है, और जो हालात सीरिया में, लीबिया, इराक, इनमें बेसिकली फ्रैक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर, रूलिंग एलिट्स के अंदर, तो उसमें निश्चित रूप से एक जो सेक्शन है जो सीरिया में वो ईरान के साथ खड़ा है, ईरान को समर्थन दे रहा है, और इसीलिए स्ट्राइक भी जो इजराइल ने किया उस पर किया। लेकिन एक और मैं पक्ष इसमें रखना चाहता हूँ। देखिए, 2-3 और पहलू है जो हिजबुल्लाह और प्रॉक्सीज हैं, चाहे इराक हैं, इराक में जो मिलिशिया है, या सीरिया में है, या हिजबुल्लाह है, हूती है। देखिए, अरबिक वर्ल्ड है पूरा, अरबिक, और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है, लैंग्वेज एक दूसरे की जानते हैं, तो इसमें जो प्रॉक्सीज को बढ़त बहुत मिलती है, और इसीलिए जो इनका काउंटर ऑफेंसिव, ये कहिए कि जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का बार बार ब्रीच हो रहा है और उस पर अटैक किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो पहलू एक और उभर के आ रहा है, देखिए इजराइल भी पूरा आर पार की लड़ाई इस सेंस में लड़ रहा है कि अभी जो यूएन रिफ्यूजी एंड वर्क रिलीफ सेंटर है उसको भी बैन कर दिया। इजराइल ने कहा कि हमारे यहाँ से आप कोई ऑपरेट, क्योंकि वो उनमें घुस के रिफ्यूजी जो कैंप है जबालिया है या बाकी जो कैंप्स हैं उसमें घुस के प्रॉक्सीज या हमास के लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात, इसके लिए बहुत कॉन्शियसली इजराइल आगे बढ़ रहा है कि जहाँ से जो सप्लाई है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई है ईरान के अलावा, चाहे वो सीरिया से है चाहे बाकी जो प्रॉक्सीज हैं, उनको ख़त्म किया जाए, ताकि जो इजराइल के अपने ऑपरेशंस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, अपने आप को सुरक्षा करने के जो ऑपरेशंस हैं उसको बखूबी रूप से अंजाम सर, दिया यही जाए। आज की तस्वीरें भी हैं जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के गढ़ में ही उसके पूरे टनल नेटवर्क को अभी तक ग्राउंड ऑपरेशंस में अंजाम दिया जा रहा है, और जो हथियार वहां
वहां से बरामद किए जा रहे हैं, उनकी भी बाकायदा तस्वीरें सामने आई हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।